बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना EMI चैप्टर खत्म कर दिया था और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था AC जनरेटर, राइट। कुछ पोर्शन डिलीटेड भी है, मैंने आपको बता दिया था। वो पोर्शन आप लोगों ने बोर्ड्स के लिए नहीं करना है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक चैप्टर है नया, उसका नाम है AC, ठीक है। और AC की जो फुल फॉर्म है हमारे पास क्या रहने वाली है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये वो करंट है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे, इस चीज़ को कोशिश करेंगे, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो मैंने लास्ट लेक्चर ऐड किया था, सॉरी एंड किया था, वो हमने कहाँ पर किया था, EMF पे किया था, राइट। और AC जनरेटर का जो हमारे पास EMF आया था, वो हमारे पास आया था बेटा EMF इज इक्वल्स टू क्या आया था, NBA ओमेगा साइन ओमेगा। याद है ये सभी बच्चों को? यहाँ पर मैंने एंड किया था, लास्ट लेक्चर मैंने यहीं पे एंड कराया था आप लोगों को। NBA ओमेगा साइन थीटा आया था, साइन थीटा की जगह पर मैंने साइन ओमेगा टी का थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, उसका पूरा डिटेल है, मैंने आपको सर्कल बना के घुमा के दिखाया था, राइट। अगर मेरे पास ये कांस्टेंट है तो ये EMF को, ध्यान सुनना बेटा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर V लिख दूं तो इसको मैं एक नए टर्म को लेके आ रहा हूं, बस V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा। समझ में आया? तो V0 की वैल्यू मेरे पास बेसिकली क्या है, कैसे है, पीक वैल्यू क्या होती है, सब अभी रुक जाओ बस। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी हम लोग करंट की फॉर्म को लेके चलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा है क्या चीज़, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। ऐसे ही अगर मैं I की वैल्यू को I0 साइन ओमेगा टी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसके पीछे कोई लॉजिक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास, तो ऐसे ही हमारे पास कोई लॉजिक आने वाला, राइट। तो अब हम लोग जो करंट यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो कौन सा यूज करेंगे, ऐसा करंट यूज करेंगे सर जो साइन के फंक्शन के पर डिपेंड कर रहा है या साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है। समझ में आ रही है इतनी बातें आप लोगों को? जो साइन के फंक्शन के साथ डिपेंड कर रहा है या साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, उस करंट को हम लोगों ने यूज करना है। समझ में आया? तो बेटा ये तो मैंने आपको पीछे चैप्टर से बताया, और क्योंकि मैंने ये आगे यूज करना है इसलिए मैंने ये एक टाइप से बीज डाला है। भैया हाँ, आगे मैं आपको पहले बताऊँ कि मैंने फर्स्ट में ही पहले मैंने बता के चला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से, पहले आप लोगों को यहाँ से पहुँचाने से पहले जिस तरीके से बाकी जगह पर या बाकी किताबों में जैसे शुरुआत करी जाती है, ऐसे ही अब मैं भी आप लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारे पास करंट की दो फॉर्म होती है, एक तो हमारे पास होता है AC और एक होता है हमारे पास DC। जो हमारे पास AC होता है बेटा, इसको तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और जो DC होता है बेटा उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। अब सर AC और DC में क्या अंतर होता है, आइए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें हमारे पास करंट दोनों डायरेक्शन में रहता है। ध्यान सुन लीजिएगा, करंट दोनों डायरेक्शन में रहता है। करंट दोनों डायरेक्शन में रहने के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। बहुत ध्यान सुनना, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। तो सर ये जो वैल्यू है, ये इसकी एम्पलीट्यूड होती है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक वेव के लिए ये वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाई जाती है। तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, और जितना ये आया है उतना यही आया, राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मेरी बातों को बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना। मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन अभी लिखवाई थी, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट। क्या मैं I0 की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, इसमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि सर आप यही लो, ऐसे तो कोई वैल्यू की बाउंडेशन मेरे पास है नहीं। मैं तो कोई भी एक थ्योरेटिकल लेवल अज्यूम कर सकता हूँ बेटा, बट उसको अज्यूम करने से पहले मैं आपको छोटा सा फील्ड DC का दे सकता हूँ। DC हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, और ये करंट बेसिकली तो आप लोगों के पास ऐसा दिखाया जाता है, बट डायरेक्ट करंट आपके पास सेम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का पर एक ही डायरेक्शन में चलने वाला ये भी हो सकता है। ये भी हमारे पास किसकी वैल्यू है, DC करंट की है। अगर आपसे कोई बोलेगा ये किसकी वैल्यू है, तो ये भी DC करंट की है। तो बेसिकली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का जो हमारे पास करंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा,
डीसी करंट। और एसी करंट हमारे पास, और डीसी करंट की दूसरी बात क्या होगी कि सर वो एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल। ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव में करंट आएगा, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सिर्फ फिर नेगेटिव की वैल्यू में। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात आप लोगों को? यानी कि डीसी करंट हमारे पास कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड रहता है, पर क्या एसी करंट कांस्टेंट रहेगा? नहीं सर, एसी करंट वेरी कर रहा है सर, एसी करंट वेरी। देखो वहाँ पे देखो आपके पास कांस्टेंट चीज चल रही है ना। मेन जो फॉर्म है डीसी का वो ये, जो हमें आउटपुट मिलते हैं डीसी के, वो हमारे पास आउटपुट में वो वाली फॉर्म है, सेकेंड वाली जो फॉर्म बनेगी। लेकिन एसी के केस में आपको दिख रहा है चीज़ें वेरी कर रही हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एसी करंट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि सर इसमें ना ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि या तो ये या ये ऑल्टरनेट है। डायरेक्ट का मतलब ये एक ही है, डायरेक्ट है करेक्ट है, एक ही। ठीक है, अब मेरी बातों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से और आराम से सुनो। ठीक है, अगर आपके पास आई टी का ग्राफ दिया जाता है, आई और टी, ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सपोज करिए अगर मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, और कोई भी एक वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी, आपकी जो कुछ भी कहना चाहो आप कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट से यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ, 6 सेकेंड और करंट हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि आप लोगों के पास यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो, तो आप क्या बोलोगे? सर आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स द चार्ज। ये चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा। तो आईटी ग्राफ का एरिया अगर चार्ज देता है तो बेसिकली ये ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना है बेटा मेरे पास? 6, और हाइट कितनी है बेटा मेरे पास? 4। ठीक है, तो 6 × 4 करो, कितना आ रहा है? 2 3 6 3 4 12, तो ये 12 का हो गया ना हमारे पास, 12 कूलाम का चार्ज आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं ये वैल्यू को डिपेंड करता हूँ कि भैया ये वैल्यू किसकी है, तो आप कहोगे कि सर हमें नहीं पता ये वैल्यू किसकी, बस यहाँ पे चार्ज आपने दिखा दिया कि चार्ज कितना है। अब ध्यान से देखना, ये करंट है और ये टाइम है। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया, ध्यान से देखो इस चीज़ को, 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट और 6 सेकंड के लिए। तो आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे करंट की वैल्यू फिक्स थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी टोटल करंट कितना आया? 12, सॉरी टोटल चार्ज कितना आया? 12 कूलाम का चार्ज आया। यहाँ पर देखो क्या करंट की वैल्यू फिक्स है? फिक्स है ना बेटा, यहाँ पे तो करंट की वैल्यू फिक्स है। और टोटल अगर चार्ज देखोगे तो यहाँ पे तो बेटा वही आएगा, ये एरिया अंडर कर निकालोगे तो रेक्टेंगल होगा एल टू बी, तो यहाँ पे तो 12 कूलाम ही आ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों बातें सेम है, इसका मतलब ये दोनों बातें सेम है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं सर, मतलब बस ये समझ में आ रहा है, एरिया निकाला है आपने, पर क्या बताना चाह रहे हैं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बेटा सुनो, ये मैं आपको एसी और डीसी बताना चाह रहा हूँ। ये एसी है जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, और ये डीसी है जहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है। पर एसी और डीसी की वैल्यू सेम आ सकती है। हाँ सर, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि डीसी हमारे पास एक कांस्टेंट करंट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा वही तो मैं समझाना चाह रहा था वहाँ उस ग्राफ, मैंने सेकंड ग्राफ में बताया, मैं आपको ये तो बताना चाहता कि डीसी का मतलब कांस्टेंट करंट है। समझ में आई इतनी बातें? यहाँ तक कोई डाउट आया? क्लियर है? अब आगे चल सकते हैं। अब अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा मैथमेटिकल टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट कर लेता हूँ, क्या मैं बता ही दूंगा। क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? सबने नोट कर लिया है? बेटा जल्दी करो, ठीक है? तो फटाफट से नोट भी करो बेटा, क्योंकि ना टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। और ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्लर तो नहीं हो रहा है, सही है ना? Now it is fine. Well, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये वाला करंट और ये वाला करंट, इसमें अंतर है। इसमें अंतर ये है जैसे कि आप लोग हो, तो आप लोग ना थोड़ा सा एसी हो। एसी का मतलब क्या है? एसी का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं कि नहीं आते? ऐसा है कोई बच्चा जिसके साइंस में भी 30 हो, मैथ्स में भी 30 हो, इंग्लिश में भी 30 हो, या सब में 30? एग्जैक्ट 30 तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एवरेज 30 से निकल गया ना, लेकिन ऐसा नहीं हो। हम लोग जब ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग एक एवरेज वैल्यू को निकालते हैं।
राइट। तो बेसिकली जो तुम्हारा वाला फीचर है वो इसका है ना। लेकिन क्लास का एक टॉपर होता है जिसके हर किसी में 40 में से 40 आते हैं, यानी कि वो डीसी है और तुम लोग एसी हो। तो मैं तो है नहीं यहाँ पे टॉपर, है ना। टॉपर तो मेरे पास ही आते क्या पढ़ने, हमारी वाली बात कर रहे हो। तो कहने वाली बात ये है कि बेटा आप लोगों के पास एसी करंट वेरी करता है और डीसी करंट कांस्टेंट रहता है, राइट। अब मैंने बोला कि सर ये एसी करंट वेरी करता है पर किसके साथ, तो बेटा मैं यहाँ पे बोलूँगा एसी करंट वेरीज साइनोसॉइडली। क्या बोलूँगा, एसी करंट वेरीज साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब मैं आपको बताता हूँ बेटा, साइनोसॉइडली का मतलब होता है कि साइन के फंक्शन के साथ, यानी कि जैसे जैसे साइन का एंगल चेंज होगा हमारे पास एसी करंट वेरी करेगा। और आप लोगों को ये बात पता रहनी चाहिए, ये जो ग्राफ है सर ये साइन के फंक्शन का ग्राफ होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। अगर यहीं cos का स्टार्ट करते सर आप 1 से करते मैक्सिमम वैल्यू से करते, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से कि 2 sin ओमेगा टी ले ली। चलो क्या ले लिया बेटा मैंने, 2 sin ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे। अब अगर मैं I इक्वल 2 sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या किसी को पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मैथ्स वाले? 1 2 3 4 5 6, ये जो मैथ्स वाले बैठे हैं, चलो बायो वाले छोड़ दिया, किसी को आइडिया है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बायो वाले गर्दन हिला रहे हैं, हाँ मैं पता है, मैथ्स वाले को पता नहीं है। तुमने पढ़ लिया नहीं पढ़े हार्मोनिक फंक्शंस वगैरह सब पढ़ लिए होंगे, तो 11th में भी है, तुम 12th में बैठे हो? नहीं सर वो तो 11th में सर बस पास हो गए थे जैसे तैसे री देकर। इधर देखो नालायकों, ये 2 sin ओमेगा टी है ना, तो बेटा यहाँ पर देखो sin ओमेगा टी का ग्राफ पहली बात तो वेरी करेगा साइन के फंक्शन के साथ, ये तो फिक्स है। और ये जो 2 वैल्यू है, अब आप यहाँ पे देखो नालायकों कि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख दो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे, यानी कि 1। जब इसको 1 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, +2। और जब आप मिनिमम वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी, -2। तो बेसिकली ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास +2 का है, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास किसका है, -2 का है। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको कहीं पे दिख जाता है और ऐसा फंक्शन अगर आपको कहीं पे दिख जाता है तो आपको ये समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि ये ग्राफ किसका है, एसी का। ये ग्राफ किसका है बेटा, एसी का है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, क्लियर है? कोई भी 1% भी डाउट है किसी बच्चे, आगे चल सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि बेटा मेरे को एक और ग्राफ बना के दिखा दो, एक और ग्राफ बना के दिखा दीजिए जहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा I इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना बेटा, अब थोड़ा सा चेंज कुछ आएगा या नहीं आएगा ये आप लोग मुझे बताओगे, ये आप लोग मुझे बताओगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ I इज इक्वल्स टू 3 + 2 sin ओमेगा टी, अगर आपसे कहूँ कि ये ग्राफ क्या मेरा एसी का है या नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, एसी का है, साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो कांस्टेंट है सर वैसे भी। और सर ये जो ग्राफ है आपने बताया कि एसी का है ना, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। ये सत्य तो है और ये परम सत्य नहीं है। मतलब क्या हो गया सर, मतलब इट्स ट्रू बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। सर मतलब बता, सुनो यहाँ पर कहानी क्या है, ये कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है। अब ध्यान सुनेंगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये तुम्हारे पास ओरिजिन वाली लाइन होगी 0 वैल्यू। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, 3 + 2, और मिनिमम वैल्यू क्या जा सकती है, 3 - 2। इस साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, तो 1 से लेकर और 5 तक जा रही है। तो बेसिकली ग्राफ तो यहाँ से शुरू हो रहा है और 1 से लेकर 5 तक जा रही है, तो ग्राफ इस बिटवीन में कहीं हमारे पास ऐसे वेरी कर रहा है। आप समझ रहे हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन नेगेटिव में तो जा ही नहीं रहा, नेगेटिव में तो जा ही नहीं रहा। और ऐसा ग्राफ अगर है हमारे पास तो क्या ये एसी है? मैंने पहले बताया था एसी ग्राफ के लिए ये कहानी कंडीशन जरूरी है कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तो चलो 1 से 5 तक हम लोग समझ रहे हैं, पर ये बाई डायरेक्शनल तो नहीं है। मैंने कहा बेटा, तो इसलिए ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। क्या बोलेंगे बेटा इसे, मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। सर चलो एसी का तो समझ आ गया, इसमें डीसी का है बेटा, सुनो
डीसी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास डीसी की वैल्यू का मतलब है करंट कांस्टेंट है, सिर्फ 3 का वैल्यू है, ये चेंज होगा कभी? अभी ग्राफ बना के दिखाया था मैंने आपको वैल्यू निकाल के कि हमारे पास जो करंट है 2 एम्पियर का था कि नहीं था, इधर वाला जो ग्राफ बनाया था ऐसे, तो इसमें 2 तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना बेटा, तो ये जो 2 कांस्टेंट है बेसिकली ये अगर मैं 3 की लाइन आ रहा है तो 3 तो कांस्टेंट है और उस पे वेरी जो कर रहा है वो हमारे पास एसी है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। अब अलग अलग फॉर्म होते हैं हमारे पास, है ना, एसी डीसी के, इसमें हमारे पास कई सारे ग्राफ बनते हैं, है ना, ये जैसे ये वाला ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इसे हम ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एसी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये जो ग्राफ आएगा ना ऐसे आएगा, ये भी तो हमारे पास ग्राफ दोनों बाय डायरेक्शनल आ रहा है, समझ में आया? ये जो ग्राफ आपको मिलेगा देखने को कि भैया ये रिवेलेंट आ जाता हूं, ऐसा ग्राफ अगर आया तो क्या ये एसी है? आपका आंसर होना चाहिए सर ये एसी है। अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक बेसिकली ट्रायंगल हर बार बनता जाएगा, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? ये मिला, है ना, तो इसे हम लोग ट्रायंगुलर एसी बोलते हैं। जिगजैग एसी, जिगजैग एसी, 100 एसी, बहुत सारे एसी हैं, छोड़ो ना, फिर इतना एसी बीसी डीसी कर लो, जो एक कहानी है अपने पास, यही कहानी है, बोर्ड्स में तो वैसे भी छोटी सी कहानी होती है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बुक में देख के तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बेटा इस डेरिवेशन को, लेकिन पहले मैं आपको ऑलरेडी रिजल्ट बता दूंगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ ये वैल्यू सही आई है या नहीं, ठीक है? चले आगे, यहाँ तक सबका डन है? यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया? पहली क्लास में मेरे हिसाब से तो कोई न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं, है ना बना पाओगे, इतना सिंपल भी चैप्टर नहीं है सिंपल, समझ में आ जाए तो, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, तो बायो वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें, ठीक है ना, बायो वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो है बेटा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस मैथमेटिक्स को भी तुम्हारे बायो की फॉर्म में ला दूँ, यानी कि सिंपल फॉर्म में। मैथमेटिक्स थोड़ी बायो बन जाएगी, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, हाँ, लेकिन तुम्हें देखने का नजरिया बदल दूंगा, है ना? अब ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को क्लास 9th में लेके चलता हूँ। क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो सर एवरेज वैल्यू में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हैं, है ना, और अगर कोई वेक्टर वाली चीज़ें हो या ऐसी चीज़ें हो तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, समझ में आ रही है? अब मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज़ को, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये एसी करंट है, और एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी बताओ, सोच के बताओ कितनी आनी चाहिए, बताओ एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? है किसी में दिमाग? हम क्या बताएं सर, पहली बार तो 12th में बैठे हैं सर, एक साल और रुक जाओ सर, अगले साल फिर मिलेंगे आपसे, ये तो करना है, 12वीं पास हो जाओ, गर्दन देखो कितनी जल्दी हिल रही है, नालायक बेटा। एवरेज वैल्यू के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये और ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, तो अगर कंप्लीट साइकिल पे लेके जाओगे तो ये वैल्यू 0 हो गई ना, देखो ये प्लस हाफ में है माइनस हाफ में, तो नेट वैल्यू तो कंप्लीट साइकिल पे कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन क्या ये यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लेके जाऊँगा तो 0 आएगा? नहीं, तो यानी कि 0 से लेकर t/2 तक वैल्यू तो 0 नहीं आएगी, 0 से लेकर t/2, समझ रहे हो मैं t/2 का कह रहा हूँ, ये 0 हो गया, ये t/2 है, ये t/4 होता है, 3t/4 और ये हमारे पास समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? 1.5, 0.75 और 1 समझ में आ गया? तो यहाँ से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरे जोन का एरिया निकाल दूंगा तो बेसिकली मेरे पास दिस माइनस दिस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हाफ में और ये नेगेटिव हाफ में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में ओवरऑल एवरेज निकालूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन का ग्राफ हमेशा क्या देता है? 0। ये बात मैथमेटिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसी में जब तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाओगे ना ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, मान के चलो बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर मैं आप लोगों से बताता हूँ कि हमारे पास i की जो वैल्यू है इसका एवरेज लिखना होता है, तो बेसिकली हमारे पास i का एवरेज ऐसे लिखा जाता है, तो जब भी हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो इस बात का मतलब समझ जाना कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? i एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब आप मेरी बात सुनेंगे, जब मैंने आपको बताया
कि AC करंट और DC करंट में कोई अंतर था? नहीं सर, कोई इतना अंतर था नहीं। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, दोनों के चार्ज की? हाँ सर, दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम आ रही थी, बट किसी एक फिक्स वैल्यू। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि है हमेशा फिक्स, मैं कह रहा हूँ कि कभी ना कभी तो फिक्स होगा। एक पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे मैं फिक्स दे रहा हूँ, तो मैं उस फिक्स वाले पॉइंट को कंसीडर कर सकता हूँ, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डीसी करंट कैसा आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था या नहीं आ रहा था? लेकिन क्या एसी करंट कांस्टेंट आ रहा था? नहीं सर, कई बार ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, तो यहाँ से तो मैं करंट कांस्टेंट कहीं पे नहीं देख सकता। तो अब ध्यान सुनिए, आपको निकालना है फॉर एसी। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एसी सर्किट की। एसी सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है उसकी वैल्यू होती है I डॉट डी टी। सर I डॉट डी टी क्यों निकाला है सर आपने? बेटा क्योंकि वहाँ पे मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल की अगर बात करूँगा तो बेसिकली मेरे पास कोई करंट की वैल्यू फिक्स तो है नहीं, करंट की वैल्यू फिक्स तो है नहीं, तो बेसिकली ये तो डी क्यू होगा और ये बेसिकली छोटा चार्ज होगा, तो मेरे को I डॉट डी टी लिखना है। अब यही चीज़ अगर मैं डीसी के लिए लिखता हूँ तो सर यहाँ पर क्या थी कि टाइम इंटरवल मतलब करंट कांस्टेंट था, और कांस्टेंट के जो वैल्यू दी जाती है वो बेसिकली एवरेज वैल्यू दी जाती है। ध्यान सुनना, कांस्टेंट के जो वैल्यू दी जाती है वो एवरेज वैल्यू दी जाती है, और ये वाली जो वैल्यू है हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ पे कौन सी आएगी? एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप डी क्यू को लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी टू माइनस टी। यहाँ पे टाइम की कांस्टेंट करंट है ना, टाइम तो यहाँ पे मेरे पास टोटल टाइम निकालूंगा, 0 से लेकर t तक का जो भी निकालना है वो निकालूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा। पर मैं आपसे कह रहा हूँ ये चार्ज फ्लो हो रहा है वो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा था इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 हमारी क्लास है, करंट लेस में पढ़ाया था ना बेटा मैंने। तो डी क्यू की वैल्यू ये आ गई एसी के लिए, पर डीसी के लिए वैल्यू यही हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको करके दिखाया है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास दोनों चार्ज सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल। सबसे पहले मैंने ये तो करके दिखाया, 12 कूलम का आया था दोनों में केस। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये चार्ज इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ सर दिखाया था सर, जब चार्ज इक्वल हो जाते हैं तो आप कहोगे कि सर हमारे पास आई, अच्छा इसमें इंटीग्रेट कर दो पहले, तो बेसिकली ये Q इज इक्वल टू I डॉट डी टी बन जाएगा। तो बेसिकली चलो इसको ऐसे I डॉट डी टी इज इक्वल टू I ऑफ डी सी, ये I ऑफ ए सी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ये डीसी का करंट है और ये एसी का करंट, ठीक है, इंटू टी टू माइनस टी वन, राइट? क्लियर है? अब यहाँ से अगर आपको I निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, और I ऑफ डी सी, बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत आराम से रिलेट कराया मैंने इस चीज़ें, ये चीज़ें बुक में ऐसे नहीं दी गई हैं, इसलिए आप बहुत आराम सुन लेना। अब टी टू माइनस टी वन को यहाँ निकालता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप ध्यान से, I ऑफ ए सी डॉट डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास? I ऑफ डी सी। अब एक बात दोबारा सुन लो, क्या डीसी करंट की वैल्यू मैंने आपको कुछ ऐसी दिखाई थी? क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? अगर किसी बच्चे के मार्क्स सपोज करो सबके 40 40 40 40 हर सब्जेक्ट में 40 आते हैं तो उसका एवरेज क्या है? 40। यानी कि अगर कोई मेरे पास डीसी करंट फेंक रहा है या डीसी करंट दे रहा है तो क्या मैं उस करंट को एवरेज वैल्यू बोल सकता हूँ? क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है, तो हर जगह करंट को क्या मैं इस डीसी करंट को एवरेज करंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो I एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? I ऑफ AC डॉट D2 अपॉन D2 माइनस T। किसी बच्चे को कोई डाउट आया? समझ में आया मैंने कहाँ से रिलेट किया है, क्यों कराया है? बुक में नहीं है, बुक में यहाँ से नहीं है, चीज़ें हैं अच्छी दे रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि मैंने I एवरेज को कैसे रिलेट किया डीसी से, कि सर वो कांस्टेंट वैल्यू बन रही थी, तो ये I एवरेज की जो वैल्यू बनी है I AC डॉट DT अपॉन D2 माइनस T। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आप ये तो छोड़ो, मैंने जब आप लोग क्लास 11 में थे तब आपको ये चीज़ ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ और अब दोबारा बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ का एवरेज अगर आपको निकालना है, लेट्स से x का आपको एवरेज निकालना है, तो बेटा उसका एवरेज निकालने के लिए ये चीज़ मैंने आपको बताया। अगर ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं करोगे तो ये ऐसे बेटा, ये किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। बाकी 11th में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा के आपको लेके आया था, बेसिक्स पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे नए बच्चे हैं तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि हम लोग ये ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके थे फिजिक्स की बेसिक्स में, बेसिक क्लास में।
यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप मुझे बताओ क्या इसमें और इसमें सिमिलरिटी नहीं है? सर बिल्कुल सिमिलरिटी है। बेसिकली आप यही तो कहना चाह रहे हो। हाँ एग्जैक्ट, ये बिल्कुल वही बात है कि dt है तो मेरे को इंटीग्रेट करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि IAC का जो फंक्शन है कैसे वेरी करेगा, साइनसॉइडली। साइनसॉइडली लिखा था मैंने नीचे, समझ गए ना साइनसॉइडली। अब साइनसॉइडली वेरी करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसे वेरी करेगा। मैं 2 3 4 5 सबका झमेला हटा रहा हूँ और मैं I को एक नया टर्म दे रहा हूँ जो मैंने सबसे शुरुआत में तुम्हें पढ़ाई थी। मैंने कहा था मैं बीच डाल रहा हूँ, आगे यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं IAC को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ I0 sin ओमेगा t, तो किसी बच्चे के पेट में दर्द तो नहीं होगा? किसी भी बच्चे के पेट में दर्द तो नहीं होगा कि AC की वैल्यू I0 मैंने आपको बता दिया कहाँ से आई है। जैसे हमारे पास V0 आया था, ऐसे हमारे पास अगर V0 बाय R कर दोगे तो हमारे पास अपॉन में R कर देंगे तो V0 बाय R तो हमारे पास I0 हो जाएगा बेटा। क्लियर है सब बच्चों को? तो यहाँ पे कहानी क्या आ जाएगी, IAC I0 sin ओमेगा t आ गया ना। अब ये AC की वैल्यू बनेगी क्योंकि सर देखो पहली बात तो साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है और मैंने 2 की जगह पर यहाँ पे I0, क्योंकि 2 तो एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। अब I0 तो कुछ भी दे सकता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है ना बच्चा। समझ में आई? तो ये मेरे पास AC का जब भी मैं करंट यूज करने वाला हूँ आगे, वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, I I0 sin ओमेगा t। तो बेसिकली DC की हम लोग इतनी बातें इस चैप्टर में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी I आएगा इसकी वैल्यू अब मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा और आपको समझ जाना है कि मैं IAC जो यूज कर रहा हूँ कौन सा यूज कर रहा हूँ, I0 sin ओमेगा t। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक कंप्लीट साइकिल में जो आपका करंट है सर उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो आंसर 0। आंसर 0 यहाँ से लिखा है। और सर हाफ साइकिल में कितनी होगी? हाँ सर हाफ साइकिल में निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा आपको मैं हाफ साइकिल में निकाल के दिखाऊंगा और फुल साइकिल में निकाल के दिखाऊंगा। अब आप पहले बताओ हाफ साइकिल में 0 तो नहीं होगा, क्योंकि हाफ साइकिल में तो ये वाला एरिया आ रहा है, इसमें से क्या माइनस करूँ? कुछ भी सर तो ऐड अप ही हो रहा है, बस ये तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। तो जो हाफ साइकिल है उसका टाइम पीरियड देखो T/2 से लेकर मतलब 0 से लेकर T/2 तक है। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, T/2 और इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ यहाँ पे तो देखिए ध्यान से I एवरेज की वैल्यू कैसे आ जाएगी, IAC यानी कि I0 ऑफ sin ओमेगा t डॉट dt, राइट। इसका इंटीग्रेशन अब T2 माइनस T1 में क्या मैं सीधा ऐसे लिख दूं T/2 माइनस 0, क्योंकि T1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, स्टार्टिंग 0 से शुरू हुई थी। और T यानी कि हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूं, फॉर हाफ साइकिल इसलिए निकाल रहा हूं बेटा फॉर हाफ साइकिल। आपके पेपर में जनरली क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोगों के बोर्ड्स के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हालांकि पिछले 2-3 साल से बोर्ड्स का लेवल थोड़ा उठ गया है एंड बोर्ड इज आल्सो सिंपली फोकसिंग ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन एंड कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। ठीक है, तो लास्ट ईयर का पेपर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था तो बच्चों को दिक्कतें आई थी, इसलिए आप लोग भी तैयार रहें कि हमारे पास डेरिवेशन भी आ सकती है और कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। 17 नंबर के तो वैसे ही एमसीक्यू हो गए हैं तुम्हारे, है ना, तो एमसीक्यूज तो वैसे ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या यहाँ से I0 बाहर ले सकता हूँ और इस T को ऊपर पहुँचा सकता हूँ, T को नीचे रहने दूँ। समझ में आ रहा है? हाँ डाउट है कोई? मेरे से पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। I एवरेज की जो वैल्यू आएगी T को ऊपर, ये तो T/2 रहेगा नीचे, मेरी बात देखो एक बात है, ये तो T/2 रहेगा। I0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ और इसको इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 2I0/t और अंदर रह जाएगा बेटा मेरे पास sin ओमेगा t डॉट dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोई बता सकता है मुझे? हाँ cos ओमेगा t बाय ओमेगा और माइनस साइन का माइनस। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 0 से लेकर T/2 तक। टाइम का इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, टाइम की वैल्यू को लेकर कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ cos ओमेगा t बाय ओमेगा और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है मुझे, 0 से लेकर T/2 तक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब जैसे जैसे हमें जो चीज़ें पता हैं हम वो चीज़ें डालते जाएंगे और अपना आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, राइट। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। I एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0/t ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लिया है मैंने, ये ओमेगा बाहर ले सकता हूँ बेटा मैं, और इस ओमेगा को आप लोगों को अच्छे से पता है मैं 2π/t भी लिख सकता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t लिखा जा सकता है, याद है सभी को? याद है ना, t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा इस वाले केस में सबको समझा दिया था मैंने थीटा वाले केस में, राइट।
तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा 2π/ω। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो बेसिकली t से t चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे तो, और अंदर है माइनस, इसको बाहर रख देता हूँ, माइनस बाहर पहुँचा देता कि बाहर वाले को परेशान ना करे। अब cos ω t बच रहा है, तो cos ω, इस t की वैल्यू पहले हमारे पास क्या है t/2, और इस t की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं ना, तो माइनस cos ऑफ 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? मैंने सिर्फ t की जगह पर फंक्शन t का चेंज करूंगा, तो t की एक बार वैल्यू t/2 और एक बार t की वैल्यू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे I0/π। अच्छा यहाँ पर देखिए ओमेगा को चेंज कर दीजिए दोबारा से, t इज इक्वल टू ओमेगा 2π/t लिख सकता हूँ, इसको मैं ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है सभी को बेटा? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ओमेगा की जगह पर मैंने 2π/t लिख दिया, t से t गया, 2 से 2 गया, ये बचा cos π माइनस cos 0, तो अंदर बचता है हमारे पास I0/π, और अंदर बच रहा है माइनस का पीछे cos ऑफ π माइनस cos ऑफ 0। क्या ये बात सही बच्चों को क्लियर है? अब cos π कितना होता है -1, और cos 0 कितना होता है 1, तो -1 कितना हो गया -2, राइट? माइनस माइनस प्लस, तो क्या बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ जाएगा आपके पास 2I0/π। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.637 I0। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन निकल के आ जाता है I एवरेज की वैल्यू 0.637 टाइम्स I0, ये आपके पास क्या आती है I एवरेज की वैल्यू। समझ में आया सही बच्चों को? एवरेज की वैल्यू क्या आती है? ऐसे ही सेम वैल्यू बेटा सुनो, एक मिनट सुनो, जैसे मैंने I लिया है, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहाँ पर लिख दो v, यहाँ पर लिख दो v, फिर v0 sin ω t, और बिल्कुल सेम यही करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ये आएगी v0 v एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 v0। समझ में आ गया क्या करना है? तो i की जगह पर v लिखना है, सेम यही छाप दो, सेम यही छाप, कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कराऊंगा दोबारा से, कोई फायदा नहीं है, मैं i को हटाता रहूंगा और v भी लिखता रहूंगा। समझ में आ गया ना? तो बात बिल्कुल सेम वैल्यू v के लिए रहती है, यही यहाँ पे v लोगे तो साइन के फंक्शन के साथ वेरी करेगा, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस साइन के फंक्शन के साथ वेरी करेगा, क्योंकि बेसिकली वो I0/R रहेगा। समझ में आया? सॉरी I into R रहेगा, तो v/R करोगे तो उसे I0 हमने ऐसे लिखा था ना, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू सेम आएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है जो मैंने आपको समझाया? ये पेपर में आ जाता है कि भैया प्रूफ करके दिखाओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर हाफ साइकिल ऑफ AC। ठीक है, वैल्यू ऑफ AC और हाफ साइकिल ऐसे करके पूछ लेगा, जैसे ही पूछना है पूछने, समझ में आ गया था? ठीक है, अब मेरी बात, मैंने आपको बताया कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, तो हमने वो कैसे पता पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, इसी का यूज करना है, बस वैल्यू क्या चेंज करनी है बेटा, यहाँ पर 0 से लेकर t/2 की जगह पर क्या रखना पड़ेगा हमें t। ये नोट कर लिया है सबने? मैं चेंज कर रहा हूँ, इसलिए अब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? देखो बेटा ध्यान से, ये 0 से लेकर t तक हो जाएगा, ये वैल्यू t-0 हो जाएगी, ये वैल्यू t-0 हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी हट जाएगा, 2 तब आया था हमारे पास नीचे t/2 था, तो बेसिकली ये हाँ कुछ कह रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेसिकली 0 बनेगा ना, ये 0 बन जाएगा, 1 - 1 बन जाएगा ये, ठीक है ना? यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे 1 - 1 बन जाएगा, ठीक है? करा देता हूँ, जिसको दिक्कत है कर ले, जिसको नहीं है, जिसको क्लियर है कॉन्सेप्ट, उसको कोई दिक्कत आएगी। अब देखो बेटा I0 बाहर आ गया, अभी t/2 नहीं है, t है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने आपको हाफ साइकिल भी बता दी, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल की मैंने बता दी, पर अगर आपको क्या कि शो करना है आपको कि भैया शो करिए कि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो है 0 आती है, वो कैसे करना है? देखो कंप्लीट साइकिल ले लिया, करंट थोड़ी चेंज हो रहा है, करंट तो ये रहेगा ना बेटा, तो हमारे पास I0/t बाहर आ गया, और sin ω t का cos ω t/ω आ गया, 0 से लेकर t तक, राइट? अब ध्यान से देखेंगे, एक बार t की जगह पर t डाल दो और एक बार 0 डाल दो, ये तो कहानी करनी है आपने, तो ये माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस ऑफ I0/t। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है ना? cos ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2π/t, t इसको ओमेगा को बाहर रख देता हूँ,
ठीक है, अब बिल्कुल प्लीज पे अटेंशन एक बार का ध्यान से। इस t की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई कितना होता है, +1। पता है ना ये बात, कॉस 0 1 होता है और 2 पाई पे एक चक्का लगाएगा तो नहीं आएगा ना, तो ये +1 भी है। तो बेसिकली ये तो गया, ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस cos 0 कितना होता है, +1। तो प्लस माइनस माइनस, तो बेसिकली ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको आप चेंज करो या ना करो मुझे इससे मतलब नहीं, 1 माइनस 1 रखना, तो क्या आपके पास 0 आ गया। यार ये तो वो वाली बात हो गई ना कि प्रूफ करके दिखाना है, बोर्ड से बैठो ना बेटा, करके दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तो आपको एक झलक में बता दिया कि कोई भी करंट साइनसॉइडली फंक्शन वेरी करेगा, कोई भी करंट साइनसॉइडली फंक्शन वेरी करेगा। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल चलाओगे उसकी तो हमेशा उसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0 है। या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, पक्का आगे चल सकते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना। एवरेज वैल्यू का मतलब समझ में आया, किसी भी वैल्यू का इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में dt, तो x डॉट dt अपॉन में t2 माइनस t1, एल्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी एवरेज है। यानी कि किसी बॉडी का अगर आपको एवरेज करना है तो आप लोग उसको ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर, सॉर्टेड, पक्का आगे चल सकते हैं आप। अब ध्यान सुनना बेटा, अब जो अगली कहानी है वो हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हम सब लोग यूज तो करते हैं पर हमें पता नहीं। अब मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे बोलूँ कि आई नॉट की, इसको दे आई पकड़ आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट क्या होता है, तो व्हाट इज आई नॉट, तो आप बोलोगे सर आई नॉट सर करंट, मैं कहूँगा सर बेटा फिर आई क्या है, आई सर करंट, सारे करंट में फर्क क्या है, तो मैं आपको क्यों आई और आई नॉट के टर्म्स बता रहा हूँ। तो कोई मुझे बता पाएगा कि आई क्या है और आई नॉट क्या है, किसकी, करंट। चल एक बच्ची ने बताया कि सर आई नॉट इज द पीक वैल्यू, वेरी गुड। पर बेटा मुझे बस आप ये बात बता दो, अब अगर आई नॉट पीक वैल्यू है तो जो आप घरों में यूज़ करते हो, यहाँ पे मैंने 2 करंट निकाले, एक आई एवरेज निकाला और जो बच्ची ने बोला बिल्कुल सही है, आई नॉट हमारे पास सर पीक वैल्यू, आई नॉट क्या है हमारे पास, पीक वैल्यू है। तो सर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो पीक वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज नहीं बेटा, ना तो वो पीक होती ना एवरेज होती, वो होती है एक नई वैल्यू जिसका नाम हेडिंग डाल दीजिए आप RMS वैल्यू। नेक्स्ट हेड डाल दीजिए आप RMS वैल्यू। पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ये RMS वैल्यू क्या होती है और उसके बाद फिर मैं इसकी डेरिवेशन करा देता हूँ। ये देखते हैं टाइम कितना रह रहा है अभी है अपने पास, 6:30 हो गया, 6:30। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ, डेरिवेशन कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शन आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। किसी को पता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, बताना, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, करना पड़ेगा, याद नहीं है, हाँ जी, मैथमेटिक्स 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 मैथमेटिक्स, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का माइनस को, वाह ये होता है, हाँ जी पीछे मैडम, अरे नालायक हो तुम रहे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, बाया वाला हूँ मैं, शर्म कर लो, ठीक है बेटा। जो आप लोगों के डायरेक्ट वैल्यूएशन है ना, ये अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठोगे ना, ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे लग रहा है, आप मेरे से बोल रहे हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट सिंपली यू आर गिविंग एक्सक्यूज, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल। और सच बोलूँ तो आपका इस समय कोई लेवल नहीं है, सॉरी टू से दिस ऑन कैमरा, पर आप सामने हो नहीं, है ना, इस बात से कोई, बट यू शुड फेस इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट, राइट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो इट विल ऑब्वियसली बेनिफिशियल। अब आप कहाँ पर वैल्यूज लगा के रहोगे, चेन रूल, ये रूल, ये रूल निकालते रहोगे बेटा हर बार, कुछ चीज़ें डायरेक्ट है उन्हें याद रख लीजिए, ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिटिंग यू। चलिए मैं एक बार आपको RMS वैल्यू समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग डेरिवेशन बेशक से कल कर लेंगे, बट मैं समझा दूँ तो प्रॉब्लम है, एक छोटा सा टॉपिक 2 मिनट का, 2 से 5 मिनट लगेगी, उसको समझा के डेरिवेशन में नेक्स्ट क्लास में करा।
डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में प्लस न्यूमेरिकल्स में करना है। न्यूमेरिकल्स तो मैं छुए भी नहीं है, बस अभी तो समझाया ना हमने AC क्या है DC क्या है। तो देखो बेटा एक्चुअल में जो हमारे घर में करंट आता है ना वो ना तो पीक वैल्यू आती है और ना ही हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है। हमारे घर में जो करंट आता है वो आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना ये आप लोगों को समझना है, जैसा नाम है ना उसका उल्टा काम है सर। मतलब देखो RMS तो इसमें पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन करते हैं और फिर रूट, ठीक है। अगर जैसे आपके पास I की वैल्यू दे रखी है ना बेटा I = I0 sin ओमेगा t, देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है उसी हिसाब से कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल चीजों को लेके जाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ ओमेगा t, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको मीन यानी कि सर एवरेज। और एवरेज वैल्यू लेट्स से मैं अभी हाफ साइकिल के ले लेता हूँ, लेट्स से मैं वही कहानी दोहराऊंगा दोबारा से, हाफ साइकिल के ले लेता हूँ। ध्यान से देखो बेटा मैंने क्या आप लोगों को ये चीज बताई है I मीन या फिर I स्क्वायर का एवरेज, ये तो कहानी हम लोग कर रहे हैं बेटा। एवरेज का सिंबल ही मैंने आपको बता दिया था। तो I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपॉन में कहां से कहां तक बेटा t2 - t1 या dt। मेरी बात सुनो, चाहे मैं इसे t2 - t1 लिखूं या इसे इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखूं, बात है क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखूंगा ना तो यहाँ पर आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कहोगे नहीं सर हमने बुक में देखा है यहाँ पे सर ये होता है, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे बोल देते हैं ये बात। मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप लोग इस चीज में यूज कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल दे देता हूँ देखो आप लोगों को, अगर आप dt का इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिकली बेटा ये t आएगा और इसे लिमिट लगाओगे तो बेटा 0 से लेकर t/2 तक आया है। तो बेसिकली इस t की जगह पे ये वैल्यू तो पुट करोगे तो ये बेसिकली आपके पास t/2 आया था। और देखो जो मैंने पिछली बार पुट किया है उसमें तो t/2 - 0 करूंगा तो t/2 रहेगा। अगर आप हाफ साइकिल के लिए ले लोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये चीज अगर आप फुल साइकिल के लिए लोगे तो 0 से t तक हो जाएगा। तो बात तो वहीं की वही रही ना, ये t - 0। अब आप कहोगे कि सर अगर 0 से लेकर t/4 तक रही या t/2 से t/4 तक, आप कुछ भी ले लो वैल्यू सेम है, ठीक है। तो चाहे आप इसको बोल दो या फिर एवरेज मैंने ये वाला बोल दो, बात सेम है, ये बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। जब आप फाइनल मेथड पहुंचेंगे तो आप लोगों के पास अंतर नहीं आने वाला। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास मीन हुआ है बेटा, हमने स्क्वायर कर दिया है, हमने मीन कर दिया है। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट हो जाएगा। तो इसको रूट करना है और इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट ये I हाँ ये मतलब I स्क्वायर है बेटा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि RMS वैल्यू क्या है, मतलब डेरिवेशन भी कर दूंगा, टाइम मिल जाएगा ज़्यादा। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या चाह रहा हूँ। रूट मीन स्क्वायर का मतलब समझ में आया क्या है, पहले वैल्यू को स्क्वायर कीजिए फिर आप उसका मीन निकालिए और फिर लास्ट में उसका रूट लगा दीजिए, तो RMS वैल्यू। अब सुनो, जितनी भी आपके घरों में डिवाइस चलती हैं या ऑपरेशन होती हैं वो सभी के सभी चीज़ें किस पे होती हैं, RMS वैल्यूज पे होती हैं। अगर ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बता रहा हूँ कल भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी के बेसिस पर। अगर तो आपसे कहता है क्वेश्चन में कि आप लोगों को बेटा एवरेज करंट कितना दिया गया है तो यू आर बाउंड टू यूज कि आप एवरेज करंट ही लेंगे। अगर आपसे कह देता है कि आप लोगों को पीक करंट इतना दिया गया है तो यू आर बाउंड टू यूज कि आपको पीक करंट ही लेना है। लेकिन अगर आपको कोई करंट ही नहीं दिया है, उसने कोई वैल्यू नहीं दिया, उसने कह दिया कि भैया ये आई की एक वैल्यू है जस्ट, तो यू आर ऑल्सो बाउंड टू यूज कि वो वैल्यू हमारे पास कौन सी है, RMS वैल्यू है। बहुत ध्यान से लिख देना इसको, चाहे नोट लिख देना चाहे कैसे लिख देना, कि अगर आपके पास कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट करंट, if nothing is mentioned about current then always take it as I of RMS, यानी कि हमेशा उसे क्या मान के चलेंगे, RMS वैल्यू मान के चलेंगे। अभी जो RMS वैल्यू होती है इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, ओवर अ हाफ साइकिल, ओवर अ फुल साइकिल, ये सारी कहानी हम लोग कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, समझ में आती है इतनी बातें। तो आज के यहीं पे रोक सकते हैं, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।